नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसके परिणाम कल आए। कल जो परिणाम आए उसने न सिर्फ बिहार की, देश की पूरी राजनीतिक दशा और दिशा बदल के रख दी है। 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तेलंगाना में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। जो एग्जिट पोल आया था, वो एग्जिट पोल लग रहा था कि एक नेक टू नेक फाइट होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब रिजल्ट जब से आया है उसके बाद तो बीजेपी तो खुशी से झूम रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में घमासान मचा है और कि अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या जो प्रधानमंत्री पद के लिए या फिर जो नेता भी घोषित रूप से नहीं हुआ है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल जेडीयू सहयोगी है उसने खड़े किए हैं। क्या होंगे, क्या परिस्थितियां बनेगी? 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक भी होने वाली है। क्या परिस्थितियां बनेगी, इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी से अनामिका सिंह जी हैं, कांग्रेस से ज्ञान रंजन जी हैं और आरजेडी से अरुण यादव जी हैं। सबसे पहले ज्ञान जी, आप ही से, जो चुनाव परिणाम आए, जो भी आया, चुनाव क्या हारे? लगता है कि आप लोग सब कुछ हार गए, जनता का विश्वास भी और अपने सहयोगियों का भरोसा भी। यही कारण है कि अब सहयोगी कांग्रेस पर क्वेश्चन मार्क, सवाल खड़े कर रहे हैं। दीपक, मेरे से बिल्कुल हम चुनाव तो हारे हैं और जनता का जो जनादेश है उसे तो कबूल करना ही है। और हमें ये बैठ के ये सोचना है कि जिस तरह से हमने योजनाएं बनाई, वेलफेयर स्कीम्स बनाए, सभी लोगों के तक पहुंचाया। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जो चिरंजीवी हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो था बेनिफिट्स थे, वो राजस्थान में कितने गरीब घरों के घर में देश के इतिहास में पहली बार सरकारी खर्चे पे किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा था। इसके अलावा महंगाई राहत केंद्र। मुझे अब हम लोग को ये आकलन करना है कि योजनाओं के अलावा चीजें कहाँ कैसे हुई चीजें। अब रही बात इंडिया अलायंस में पहले भी मैंने कहा है, आपके साथ कभी बैठा था और अभी भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इंडिया अलायंस था वो देशव्यापी था। इंडिया देश के लोकसभा 2024 को मद्देनजर देखते हुए, उसके स्वरूप को देखते हुए उस पे ये इंडिया अलायंस बनी थी। स्टेट में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। आपने देखा होगा कि इसकी वजह से ही वहां पे सारे कैंडिडेट्स अपने अपने लोग थे। और इंडिया अलायंस का एक और बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि जब हम 2024 में जाए तो हमारे कैंडिडेट वही हो जो वहां से विनिंग कैंडिडेट हो, जो बेस्ट, जिसके पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, बेस्ट पॉसिबल विनिंग कैंडिडेट्स के बेसिस पे हम सिलेक्ट करेंगे। तो वहां हमारे ये भी दिक्कतें नहीं है। हाँ, अगर अगर आधिकारिक तौर पे किसी की देखिए, हर पार्टी में, मैंने पहले भी कहा अभी भी कह रहा हूं कि हर पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके जो शीर्ष नेतृत्व और जो मेन लीडर हैं वो आके, जो सबसे शीर्ष नेतृत्व होता है उसको आगे से लीड करे। तो ये इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के या कार्यकर्ता हो, या जेडीयू के हो, या कोई भी हो, बसपा, टीएमसी, कोई भी हो, उनके कार्यकर्ता यही चाहेंगे कि उनके नेता जो हैं, उनके लीडर्स हैं, वो देश को या उस नेतृत्व को आगे लेके चले। इसमें कहीं किसी को कोई एडमिशन नहीं है। 2024 में नेतृत्व को आगे, केंद्र सरकार बदलने के लिए हमें एक नंबर चाहिए। जब तक वो नंबर नहीं आ जाता, हम इस चीज पे डिस्कस करना भी नहीं चाहते और ना करने का कोई मतलब है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम एक जो आंकड़े होते हैं उस आंकड़ों को लाए, फिर से हम इकट्ठा बैठेंगे, जैसे 2004 में हमने किया था। आपने देखा होगा कि 2004 में साइनिंग इंडिया का नारा लगा के इन लोगों ने चुनाव में आए थे। 2004 में भी हमारे पास कोई चेहरा नहीं था, फिर भी हमने सीट शेयरिंग की, अलायंस की, हम नंबर लाए और बैठा और देश को एक बेहतरीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के रूप में मिला, जो उन्होंने सक्सेसफुली 2 टर्म चलाए। जी जी, यहाँ पर मैं आपको रोक रहा हूँ। आपने कहा है कि हम लोग अभी बैठेंगे, पहले क्यों नहीं बैठे? जब आप, ये चुनाव की बात हो रही थी, आप अपने सहयोगियों के साथ पहले क्यों नहीं बैठे? अगर बैठते तो शायद आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जेडीयू ने भी अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। पूरे चुनाव में, इलेक्शन में इमेज खराब हुआ इंडिया गठबंधन का, उसका नुकसान भी हुआ। जाहिर सी बात है कि जीता कोई नहीं, लेकिन वोटों का नुकसान भी हो गया, इमेज का नुकसान भी हो गया, और कहीं ना कहीं आपकी पार्टी और आप जो इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे थे, उस लीडर पे भी मार खड़े हो गए।
नहीं दीपक जी, हम नहीं बैठे ये ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। चुनाव के 1 महीने पहले आपने देखा होगा, मुंबई में लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी। वो जो डेट डिक्लेरेशन हुआ से 8 दिन पहले, डेट डिक्लेरेशन होने के बाद आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने डेट वाइज हर अलग अलग स्टेट में, 5 स्टेट में अलग अलग डेट पे नॉमिनेशन था, प्लस उसके डेट वोटिंग थे। तो उस तैयारी में सारे पार्टी लग गए। जैसा कि आप जानते हैं, ये सत्य है कि इन 5 राज्यों में जो मेन जो पार्टी है जो आपस में चुनाव लड़ती है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। फेस टू फेस यही 2 पार्टियां वहां लड़ती है। तो हमें वहां फोकस करना था। जब हमारी रीढ़ की हड्डी, एक एक जो ब्लॉक्स होते हैं, जो उनके लेग्स होते हैं बैकबोन के, हम उस मजबूत कड़ी को मजबूत करने में लगे हुए थे। तो हमारा सारा फोकस वहां था। ऐसा नहीं था कि हम इंडिया अलायंस को में इंटरेस्टेड नहीं थे, यार हम उनको टाइम नहीं दे रहे थे। हमारी बैकड्रॉप में बातें चल रही थी। और इसी सिलसिले में हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि कांग्रेस अभी चुनाव में व्यस्त है, जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम लोग जल्द से जल्द बैठेंगे और अपने जो मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया अलायंस का, उस पर बातचीत होगी और एक एक जो फेज वाइज जो चीजें बची नीतीश हुई जी ने उसको क्या कंप्लीट कहा था, करेंगे। ज्ञान जी, नीतीश जी ने क्या कहा था उस पर भी आएंगे। आपसे भी बहुत सारे सवाल हैं। अरुण जी, आपको भी लगता है जिस तरह से अभी जो हालात बने, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर और उसके इमेज पर सवाल खड़े किए? जेडीयू सवाल खड़े कर रही है कि आप अपने सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चले। आरजेडी भी इस बात को लेकर मानती है कि अगर सहयोगियों को साथ लेकर चलते तो आज जो एक करारी हार जो झेलनी पड़ी है, ये हार झेलनी नहीं पड़ी। देखिए दीपक जी, इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर अगर कोई सवाल उठाता है तो वो पूर्णतः गलत है, क्योंकि इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रही थी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रही थी और कांग्रेस चुनाव हारी है और इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। और निश्चित रूप से हम लोगों को ऐसा लगता था और इंडिया गठबंधन में जो क्षेत्रीय दल हैं तो उनको भी लगता था कि भाई अब विधानसभा के चुनाव में भी जो सीमावर्ती इलाके थे, जो क्षेत्रीय दलों का जहां प्रभाव था, उनको भी कांग्रेस को विश्वास में लेना चाहिए। और कांग्रेस अगर विश्वास में लेती तो निश्चित रूप से आपने जो कहा और आज हमारे पार्टी के नेता या जो जदयू सवाल उठा रही है, निश्चित रूप से एक माहौल बनता तो निश्चित रूप से हम जो परिणाम आए हैं इस तरह का परिणाम नहीं आता और भारतीय जनता पार्टी को मुंह खानी पड़ती। आपने देखा कि लगातार मैं बिहार का जिक्र करना चाहूंगा, 2020 के चुनाव में ही आप देखिए किस तरीके से सबसे बड़ी पार्टी होते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने किस तरीके से अलायंस बनाया और तमाम छोटे छोटे बिहार में जिनका कोई कहीं थोड़ा बहुत भी जनाधार नहीं भी था तो पर भी सबों को साथ लेकर और सीट शेयरिंग करके एक बेहतर प्रदर्शन करने का काम किया। भले हमारी सरकार नहीं बनी अलग बात, लेकिन जग जाहिर है हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को 2020 में यहाँ पटकनियां दे दिए। तो इसलिए कि मतलब अगर तेजस्वी मॉडल अपनाती कांग्रेस तो निश्चित रूप से जो परिणाम आए हैं यह परिणाम नहीं आता। और इंडिया गठबंधन की पहली रैली भी वहां निर्धारित हुई, आपके पास आ रहा हूं, जो कि वहां के स्थानीय नेताओं ने उस रैली को कैंसिल किया। अगर रैली भी होती इंडिया गठबंधन की तो एक फिजा बनता। मैं नहीं मानता हूं कि यह जो हार इंडिया गठबंधन की है और कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, इसमें राहुल गांधी जी का भी कहीं दोष नहीं है, लेकिन जो राजस्थान के स्थानीय नेता या मध्य प्रदेश के कांग्रेस के स्थानीय नेता या उन नेताओं में जो अंतर चला और क्षेत्रीय पार्टी को का कोई दोष नहीं है। अरुण जी, बिल्कुल अनामिका जी से बिल्कुल सवाल ले लेते हैं। अनामिका जी जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई, जाहिर सी बात, अरुण जी आपके अब आ रहा हूं। अनामिका जी, जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई है, आप लोग बहुत उत्साहित है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी ऑफिस में जब भाषण दिया और उन्होंने कई सारे बातें कही, जाहिर सी बात है कि उन्होंने जात की भी बात की।
राहुल गांधी ने बिहार के कास्ट सर्वे को लेकर वो उन चुनावों में भी गए। मोदी जी ने भी एक जात की परिभाषा करी। तो सी बात है कि अब बिहार में जो चुनाव होंगे तो मोदी की जात और नीतीश लालू की जात होगी। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जीवन में एक व्यक्ति की तरह, एक संगठन की तरह, एक समाज और एक राष्ट्र की तरह बेहतर होता है कि अगर हम अपनी गलतियां करना एक अपराध नहीं होता, उन गलतियों की को एक प्रवृत्ति बना लेना और उनको बार-बार पुनरावृत्ति करना, उसको स्वीकार नहीं करना एक अपराध होता है मानव के मूल स्वभाव के लिए भी, किसी दल के विनाश के लिए भी, समाज और राष्ट्र के विनाश के लिए भी। मैंने देखा कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी ने बहुत सहज भाव से, बहुत विनम्रता से स्वीकार किया कि कहाँ उनसे कमियां रह गई हैं, चूक रह गई हैं, उसको ठीक करेंगे। और अरुण जी, मुझे अच्छा लगा पहली बार मैं उनके साथ डिबेट में हूँ कि वो तथ्य सत्य और के साथ बात कर रहे हैं, अनर्गल प्रलाप नहीं कर रहे हैं। अरुण जी आज भी वहीं खड़े हुए हैं और मतलब इतने सीनियर है, उसके बाद भी जब तर्क से बिल्कुल और तथ्य से अलग होकर बात करते हैं तो इतना विचित्र लगता है आपके प्रतिष्ठित चैनल पे। मुझे आश्चर्य होता है कि वो किस समय की बात कर रहे हैं और कैसे वो इस तरह की बातें बोल पाते हैं। उनका कहना है कि अगर गठबंधन पूरा खड़ा होता तो एक तो आपने उनके शब्दों को सुना हो, तेजस्वी मॉडल, यहीं से आप गठबंधन की दरार देख लीजिए। उन्होंने बिहार मॉडल नहीं कहा शब्द, तेजस्वी मॉडल, यानी तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़िए, उन्हें तो नीतीश जी को भी अपने से परे कर दिया। उन्हें कहना चाहिए था कि बिहार का मॉडल, बिहार सरकार का मॉडल अपनाया जाना चाहिए था। उन्होंने तेजस्वी मॉडल का एक विषय। दूसरा विषय, जदयू ने भी जाकर, नीतीश जी ने भी अपनी जितनी कसर करनी थी कांग्रेस को के साथ विश्वासघात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी अपने प्रत्याशी सब जगह खड़े करके देख लिए, आरजेडी भी करके देख लेती, उनके प्रत्येक प्रत्याशी को 100 वोट का भी एवरेज नहीं आया है दीपक जी, अगर आपने देखा होगा। जदयू के प्रत्याशियों को मध्य प्रदेश में 100 वोट का भी एवरेज नहीं आया है, तो 100 वोट से कितना परिणाम बदलने थे। अरुण जी भी जाकर, आरजेडी भी वहां जाकर देख लेती। आज स्वीकार कर लेना चाहिए कि नीतीश कुमार जी ने जो एक जातीय जनगणना वाला शगुफा छोड़ा था और उन्होंने भारतीय सनातनी हिंदुओं को जो टुकड़ों में बांटने की चेष्टा की थी, भारत के सनातनी ने, राष्ट्रवादी बहुसंख्यक हिंदू ने उसको स्वीकार नहीं किया दीपक जी। इनकी शुक्रवार की छुट्टी बेकार चली गई। कांग्रेस का तुष्टीकरण, राहुल जी जैसा व्यक्ति जाकर हर प्रदेश में कहता है कि मैं जातीय जनगणना कराऊंगा, उस तुष्टीकरण को सिरे से इनकार किया। आज कन्हैया की आत्मा जीती है, जो सिर्फ इसलिए उसके बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी जाए कि अनुपर शर्मा का साथ दे रहा है। आज राष्ट्रवाद जीता है, आज वो भावना जीती है जो अंत्योदय की बात करते हैं, बिना भेदभाव को किए, तुष्टीकरण किए बिना कि हम हिंदू का भला करें या मुसलमान का, अगड़े का भला करें या पिछड़े का। इनके सारे शस्त्र फेल कर गए हैं, तो इसको स्वीकार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की राजनीति जीती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति जीती है, और ग्लोबल में आज जो नरेंद्र मोदी जी एक बहुत प्रतिष्ठित और दमदार नेता की तरह खड़े हुए हैं, वो जीता है जब यूक्रेन से भारत का झंडा लेके पाकिस्तान के भी लोग निकलते हैं। जब उन्हें लगता है, विदेश में बैठे लोगों को लगता है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, वो लोग जीते हुए हैं दीपक जी। और कोई भी मॉडल 2024 में काम नहीं करेगा। और नीतीश जी का दिवा स्वप्न प्रधानमंत्री बनने का, और ये तो कभी एक गठबंधन था ही नहीं, ये एक भानुमति का पिटारा था जिसमें सबकी अपनी अपनी ढप्पी और अपनी अपनी राग है। और मैं तो अरुण जी को कहना चाहूंगी कि आगामी समय में जितने भी प्रदेश में चुनाव हो, इन्हें भी सारे के सारे अपने प्रत्याशी खड़े करने चाहिए। इनमें तो इतना भी नहीं था जदयू में कि कांग्रेस इनके साथ थी तो उसके लिए कम से कम प्रत्याशी खड़े ना करते, झूठा ही सम्मान रख लेते। ये कुछ नहीं था, ये नीतीश जी की ब्लैकमेलिंग की राजनीति थी, जिसमें वो माहिर है, जिसके पुरोधा है। ऐसा करके वो चाहते थे कि उन्हें या तो संयोजक बना दिया जाए इस तथाकथित गठबंधन का, या उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, जो नहीं हुआ। और मैंने आपसे पहले भी बहुत मजबूती से कहा है, मैं फिर कहूंगी, बिहार की जनता अब जाति पाति अगड़े पिछड़े में बंटने को तैयार नहीं है। आप किसी जातीय सर्वे पे ये स्वीकार कर लेना चाहिए कांग्रेस को, और स्वीकार करना ही कारण है कि आज कांग्रेस को भी कहना पड़ता है कि हम जानकी मंदिर बनाएंगे। ये भारतीय सनातनी जनता की ताकत है कि जो राम मंदिर के अगेंस्ट जिन्होंने 34 वकील खड़े किए, आज उन्हें स्वीकार करना पड़ रहा है। तो अरुण जी भी स्वीकार करें, और बेहतर होगा कि सारे गठबंधन के लोग एक साथ रहें और आगे कम से कम ये ना कहे फ्यूचर में कि हम अलग अलग थे इसलिए हार गए, इनके पास कोई बहाना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो जीतेगी और हमेशा जीतेगी। अरुण जी से सवाल ले लेते हैं। अरुण जी, एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि तमाम पार्टी वहां पे चुनाव लड़ी, कांग्रेस से कहीं ना कहीं गलती हुई। लालू जी कांग्रेस और राहुल गांधी और नीतीश जी के बीच में एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कोई कैंडिडेट भले ही ना दिया हो, आप लोग या फिर लालू जी ने क्यों नहीं रोका गठबंधन को मजबूती से खड़ा करने में? उनका भी हाथ रहा, तो क्यों नहीं रोका लालू जी ने? जेडीयू को क्यों नहीं रोका? केजरीवाल जी को क्यों नहीं रोका? बहुजन समाज पार्टी को? देखिए दीपक जी, यह काम करना चाहिए कांग्रेस को,
कांग्रेस भली भांति हर चीज जानती थी, लेकिन इस मामले में मध्य प्रदेश के, राजस्थान के जो वहां के क्षेत्रीय नेता थे, कांग्रेस आई थे, वहां चूक हुई। और कुछ जो छोटे छोटे दल थे जिनका वहां प्रभाव था, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, आप हो, इन लोगों के तमाम पार्टियों को विश्वास में लेना चाहिए। इन दलों के नेताओं को कुछ सीट देकर वहां गठबंधन बनानी चाहिए। लेकिन इस तरह का कांग्रेस करने में सफल नहीं हुई, चाहे कारण जो भी हो, और जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। लेकिन तो पर भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उत्साहित है, उसको उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी आप वोट प्रतिशत देखेंगे तो बहुत ज्यादा जीत का मार्जिन नहीं है। वोट प्रतिशत आप देखेंगे तो लड़ाई जो है नेक टू नेक हुई है। ऐसा नहीं कि यह चुनाव जो है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगा। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर होंगे। लोकसभा का चुनाव जो होगा एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन होगा। इंडिया गठबंधन जब लड़ेगी तो निश्चित रूप से एनडीए और नरेंद्र मोदी जी को जो नशा है कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, उसकी नशा चूर होगा, चकनाचूर होगा। और जो है कि हवाई साबित होंगे उनके सारे जो करिश्माई चेहरे कहाँ चले गए थे। तो जितने सीट आज जिस दिन राज्य में वो चुनाव जीते हैं, 18 में तो चुनाव हार गए थे। कर्नाटक में कहाँ चला गया था नरेंद्र मोदी जी की गारंटी? अरुण जी ज्ञान जी, दिल्ली में कहाँ चला गया था? पंजाब में कहाँ चला गया था? तो ये बातें नहीं है। इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ जो एजेंडा है, जो इनका हम सबों का जो है कि मूल एजेंडा है, इन एजेंडे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हम सत्ता से 2024 में हटा देंगे। जी ज्ञान जी, 2 सवाल हैं आपसे। मैं चाहूंगा कि बारी बारी से आप उसका जवाब दीजिए। जेडीयू की तरफ से बार बार विश्वसनीय चेहरे को लेकर बात हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के यानी राहुल गांधी के चेहरे पे क्वेश्चन मार्क है, और जेडीयू ये बार बार इस बात को कह रही है कि विश्वसनीय चेहरा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार, यानी नीतीश कुमार ने का चेहरा जेडीयू ने आगे कर दिया है। और अभी जिस तरह से अरुण जी बोल रहे थे कि आपसे भी रणनीति बनाने में कहीं ना कहीं चूक हुई है। देखिए दीपक जी, जो आपने पहला सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब देता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि जो कास्ट सर्वे की बात हो रही है, कास्ट सर्वे की बात को टेक्निकली समझने की जरूरत है। यहाँ ये मुद्दा राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। 1931 के बाद हमारे देश में कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे देश में बाघ, बकरी, कुत्ता, बिलाई, मोर, पक्षी, पंखी सबका गिनती होता है। सभी की जाति प्रजाति हम जानते हैं। तो क्या 1931 के बाद हमारे समाज में क्या वास्तु स्थिति है उसकी जानने की जरूरत नहीं है? यही कारण है जो गलतियां भूल पीछे हुई थी उसे सुधारने का समय है। अगर कास्ट सेंसस होता है तो इसका एक बहुत अच्छा चीज ये है कि उसके बेसिस पे हम सोशो इकोनॉमिक सर्वेस कराते हैं, ताकि समाज के सभी तबके में गरीब रहते हैं। अगड़ी और सिर्फ पिछड़े जातियों में नहीं है गरीब, अगड़ी जातियों में भी है। तो ये बातों को समझना होगा, बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। उन्हें गलत तरीके से इन्होंने सभी जगह भंजाया है कि ये कास्ट सेंसस का दुष्प्रचार कर रहे हैं। हम मानते हैं कास्ट सेंसस एक समय की मांग है, उसे करनी चाहिए। अब आते हैं आप दूसरी बात जिन्होंने आपने कहा, हम एक कहीं से नहीं मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है सभी को लेके चलने की बात है। इंडिया गठबंधन से में हम सभी ने बैठ के, जिसके सूत्रधार हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे, जिन्होंने हर एक माला को गूंथा और बहुत अहम किरदार निभाया, उनकी भूमिका बहुत अहम है। और यही नहीं, वो जानते हैं कि कांग्रेस के बगैर ये इंडिया अलायंस का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को बैकबोन बनाना होगा, रीढ़ की हड्डी कांग्रेस ही रहेगी, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है। और मैं फिर से कहता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके व्यूअर्स को, कि हर पार्टी के एक छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, अपने जो उनके मेन लीडर होते हैं उनको बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट के रूप में देखता है। तो मैं कहीं से किसी की भावना को बिना ठेस पहुंचाए सभी की फीलिंग को रिस्पेक्ट देते हुए कहता हूं कि मेरी भी अपनी एक फीलिंग है। मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूं, और हमारी जो लीडर्स हैं, जो पूरे भारत में मात्र
एक ऐसे लीडर है जो 4000 किलोमीटर का पैदल यात्रा करके पूरब से पश्चिम चले और जन की आवाज सुनते हुए मन की बात नहीं कही, मन दूसरों की मन की बात सुन के उसकी आवाज बन के वो आवाज केंद्र नरेंद्र मोदी के सामने उनकी बातों को रखते हैं। उनकी बातों को सुनना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि वही एक नेता है जो पूरे देश में मुखर होकर नरेंद्र मोदी जी की बातों को, गलत नीतियों की आप मुखर होकर उसको विरोध करते हैं, और यही उनका मुख्य ज्ञान जी, काम है। साफ ये है ना कि जिस तरह से जेडीयू नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करी है, आप किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे प्रधानमंत्री के रूप में इंडिया गठबंधन का चेहरा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही होगा। नहीं, मैंने इसी शो में भी बोला है कि इंडिया गठबंधन का यही एक खूबसूरती है कि पहले हम आंकड़े लाए, हम उतने सांसद चुन के लाए, और उसके बाद हम सभी पार्टी लोग, इंडिया गठबंधन के अलायंस के जितने भी पार्टनर है, वो सब बैठे और 2004 की तरह हम नंबर लाए और मिल बैठ के एक नेता का चुनाव करें। उस मीटिंग में जिसके चेहरे पे, जिस पे सहमति बन जाएगी, वो देश का नेतृत्व करेगा। हम कभी अड़े नहीं, हम अपनी मन की बात, अपनी सोच बता रहे हैं एज ए कार्यकर्ता, लेकिन होगा यही जो 2004 में हुआ था और 2024 में भी यही होगा कि 20 साल बाद देखिएगा, इतिहास रिपीट करेगा। और हम जो बीजेपी का है ना माइंडसेट, और जिस तरह से वो बोल रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, साइनिंग इंडिया का नारा जिस तरह से इनका ध्वस्त हुआ था, इस बार ये इस देखिएगा 2024 में जो इंडिया चक दे इंडिया बन के आएगी और इंडिया मस्ट विन वाले कंडीशन से इंडिया देश को, जो भीषण त्रासदी महंगाई से लोग, गरीब कुचके के लोग जो दबे हैं, उससे निकालेगी। युवाओं जिनको बेरोजगार कर दिया गया है, सीएमआई के डेटा से 45% बेरोजगारी दर है, उसको घटा के कम से कम लाया जाएगा और हम युवाओं को सशक्त बनाएंगे और जितनी भी योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे राइट टू एजुकेशन से लेके आरटीआई से लेके मनरेगा से लेके ऐसी सारी योजनाएं फिर से लाके गरीब तबके के लोगों को, उनको फाइनेंशियली सशक्त बनाएंगे, ना कि फीस बांट के। मैं बहुत सिंपल शब्दों में कहता हूं, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं अपने पार्टी चाहूंगा कि मेरे नेता। अनामिका जी, अभी ज्ञान जी ने तमाम चीजों को कहा, कास्ट को लेकर बातचीत हो रही थी, कास्ट सर्वे को लेकर बातचीत हो रही थी कि बिहार का जो कास्ट सर्वे था, राहुल गांधी उन कास्ट सर्वे को दूसरे प्रदेशों में भी लेकर गए। अज्ञान जी का कहना था कि आपने कास्ट सर्वे की अवधारणा जो है वो गलत तरीके से पेश की है और गलत तरीके से जो पेश किया है उसका लाभ आपको मिल गया। दीपक जी, हमने अपने आप में ही आत्मघाती बम होता है ना, तो जो कास्ट सर्वे था वो अपने आप में ही आत्मघाती बम था। इन्हें लग रहा था कि इन्होंने जिनका कोई चिराग निकाल लिया है, नीतीश जी को लग रहा था, ऐसे ही वो अभी कर रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे के लिए। उन्हें लगा था कि जो एक हमेशा एक जमीन तैयार की है जातीय हिंसा की, जातीय वैरमनस की, फॉरवर्ड बैकवर्ड की, दलित महादलित की, आदरणीय लालू जी ने उस पर जो खेती करके फसल काटते रहे लालू जी, उस पर मैं भी फसल बोऊंगा, हम काटेंगे और पूरे देश में उसी फसल को, क्योंकि राहुल जी को जमीन के स्तर पर भारत की तासीर का ज्ञान नहीं। अगर उन्हें तासीर का ज्ञान होता तो वो समझते कि भारत का हिंदू तब तक सोया रहता है जब तक आप अकबर बने होते। अगर आप औरंगजेब बनते हैं तो फिर शिवाजी निकलते। आप अफीम चटाते रहिए, हिंदू को प्यार से फुसलाते रहिए, तो उसे समझ में नहीं आएगा। पर जब उसे लगेगा कि उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसका अस्तित्व संकट में है, तो कोई भी आपका फ्री का लॉलीपॉप, आपकी योजनाएं उसको नहीं लुभा पाएगी और अंततः वही परिणाम होगा जो आज परिणाम हुआ। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि 70 साल सत्ता में रहने के बाद, दीपक जी, 70 साल सत्ता में रहने के बाद वो कहते हैं कि कास्ट सर्वे की आवश्यकता है और लोगों तक लाभान्वित योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है, लोक कल्याणकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है। तो आप कर क्या रहे थे पिछले 70 सालों से? और भारतीय जनता पार्टी ने कब रोका है और हमने उसकी क्या गलत व्याख्या की? ज्ञान जी कुछ जी, दीपक जी, हमने उसकी नहीं, अनामिका जी एक सेकंड में, प्लीज अनामिका जी, फिर उसके पास उसके बाद आपके पास आता हूँ। अनामिका जी, कास्ट सेंसस के बारे में मैंने ये बोला था, आप मिस कर गई थी कि 1931 के बाद नहीं हुआ था और हमारे देश में कुत्ता, बिलाई, पंछी, बाघ, बकरी सबका जाति जनगणना होता है, किस तरह के लोग वैसे होते हैं। मैं उस परिप्रेक्ष्य में हमने उसको प्लान किया था कि अगर हमारे पास अभी क्या सिचुएशन है 1931 के बाद, हमें सिचुएशन नहीं पता, उसी के आधारित में देखिए हम लोग का जमाना अलग आ गया। आप समझते हैं कि हम लोग का जो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन है अलग तौर तरीके से हुआ, वो जनरेशन 65-66 वाला नहीं है। अब ये जनरेशन ऑन द क्लिक इंफॉर्मेशन वाला है। हम मतलब घंटों में यहां से दिल्ली पहुंच सकते हैं। चीजों का इवैल्यूएशन हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हम
हम उस जमाने के लोग हैं जब घर में डायल वाला फोन हुआ करता था, लेकिन अब हम लोग 4G 5G में आ गए हैं। तो अगर उसी तरह से अगर हमारे पास लोगों की वास्तु स्थिति हो, उस पर विचार करने की बात थी। और उसी की बात को मैं कह रहा था, जैसे आपने अभी सारी बातों को रखा कि हमने जाति को लेकर ये किया वो किया, ऐसा कभी कोई सोचता नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तो कांग्रेस पहले ही इस चीज को करा चुकी होती। कांग्रेस कभी भी जाति भेद में मतभेद नहीं करती। कांग्रेस जी अनामिका जी जवाब दीजिए। ज्ञान रंजन जी ज्ञान रंजन जी, उस पिच पर नहीं खेलना चाहिए जिस पिच पे आपने कभी प्रैक्टिस ना की होगी। तो कांग्रेस जो थी वो हिंदू मुसलमान की प्रैक्टिस करती रही है हमेशा। वो तुष्टीकरण की प्रैक्टिस पे हमेशा शतक लगाती रही है पिछले 70 सालों से, और टेस्ट मैच भी जीतती रही है और रन भी जीतते रहे पिछले 10 साल से पहले केंद्र में। तो उन्होंने इस बार गलत पिच पे खेल दिया, उन्होंने 6 मारने की कोशिश की। राहुल जी को ये समझ में नहीं आया कि बिहार की पिच पे तो शायद नीतीश जी, लालू जी जातीयता को चला भी लेंगे, देश की पूरी पिच पे अब सनातनी और राष्ट्रवादी अब इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमने तो दीपक जी जाति की बात ही नहीं की। नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि एक ही जाति है जिस देश में, वो है गरीब। और गरीब किसी भी जाति में हो सकता है, किसी भी धर्म में हो सकता है, वो अगड़ा भी हो सकता है, वो पिछड़ा भी हो सकता है। और गरीब तक, क्योंकि एक बात आपको समझने की आवश्यकता है सारे लोगों को, दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना के समय पर जिन मुद्दों को हमने बात की, हम आज भी उन्हीं पे खड़े हैं। हमने अपने मुद्दे नहीं बदले और हम ना कभी बदलेंगे। हम कहते हैं कि हम कट्टरपंथी इस्लामिक तुष्टीकरण के लिए नहीं करेंगे। आप देख लीजिए, समय हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर आपको सही नहीं लगता तो हमें वोट मत करिए। यद्यपि अपने मुस्लिम भाई बहनों के लिए जो राष्ट्रवादी लोग हैं और जो राष्ट्र विरोधी नहीं है उनके लिए, जो भी हमारे वोटर नहीं भी है उनके लिए भी हमें जो योजनाएं बनानी है वो बनाएंगे। हम मरहम करेंगे, हम उसकी शुरुआत करेंगे। जो हज में बहनें नहीं जा सकती थी, ये बहुत छोटी सी बात है, फिर किसी को पता नहीं है। पहले महिला अकेली, आपको पता होगा दीपक जी, हज नहीं जा सकती थी, उसको प्रधानमंत्री जी ने किया। 3 तलाक की बहनों को उस नरक से मुक्ति दिलाते हैं। हम जो 18% ये था जीएसटी था हज पे, हम उसे कम करते हैं। तो हम उसमें नहीं देखते हैं, परंतु हमने गरीब की बात की। गरीब ने हमारे मर्म को समझा, हमारे भाव को समझा और उन्होंने समझा। मैं कहना चाहती हूँ, महिलाएं खासकर, दीपक जी, जब बाद में आंकड़े निकलेंगे, महिलाएं संस्कृति की वाहक होती हैं और उन्हें वैसी सरकार चाहिए जो उनकी संस्कृति को आगे ले जाना चाहे। उन्हें वैसी सरकार नहीं चाहिए गहलोत जी जैसी सरकार की जो उनके रामनवमी के जुलूसों पर नीतीश जी जैसे लोग जो रोक लगाते हों और आने वाले समय में उन्हें तय करना पड़े कि वो अपनी इष्ट की पूजा कर भी पाएंगी या नहीं। जी अरुण जी, एक आखिरी सवाल, 30 सेकंड का एक स्मॉल बाइट। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुत्व का हिंदू जितना सनातन मैं हूँ उतना आप भी हैं। और रही बात कांग्रेस के हिंदुत्व की बात, तो राजीव गांधी जी हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी हैं, जिन्होंने रामलला को निकाला था। ऐसे ये बात नहीं की तब उसके बाद आपने 1990 में तब भारतीय जनता पार्टी ने 1990 में राम रथ यात्रा की थी और उसको उन्होंने बुझाया था जब उन्हें पता था। 1986 से पहले रामलला को उनकी याद नहीं थी। तो ये मैं ये बताना चाहता हूं कि ये लोग है ना अपॉर्चुनिस्ट होते हैं कि किस तरह की मुद्दे को हम कैसे हाईजेक करें और किस तरह से इसको सिर्फ बड़बोले कौन की तरफ थाली में दे दे। बस यही कहना चाहता हूँ, मैं हिंदू हूँ, इसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं अभी इस बारे में बात कर रहा हूँ। अरुण जी, मैं बात कर रहा था तो कि क्या एनडीए में जिस तरह के तनाव है, उन तनाव की स्थिति को शांत करने के लिए कैसे खत्म होगा। लालू यादव हमेशा से, मैंने पहले भी कहा कि लालू यादव एक ब्रिज की तरह है कांग्रेस और जेडीयू के बीच में, नीतीश जी के बीच में। कैसे आप इस खटास को, इस कमी को, या फिर ये जो तनाव की जो स्थिति है उसको कैसे आरजेडी कम करेगी? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो ये सवाल ही आपका गलत है। कहीं कोई खटास नहीं है, कहीं कोई तनाव नहीं है। इंडिया गठबंधन एकजुट है और इंडिया गठबंधन जिस सवालों को लेकर बना है उन सवालों को लेकर हम 2000 आज जेडीयू के तमाम नेता जो हैं वो कांग्रेस पर सवाल पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सवाल हुई तो कांग्रेस चुनाव वहां लड़ी ना, वहां इंडिया गठबंधन तो नहीं लड़ी। सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन उसके बाद से लगातार रिएक्शन पे रिएक्शन आ रहे इस तरह के। अलग अलग चुनाव लड़े हैं, वहां इंडिया गठबंधन नहीं लड़ी है, वो अलग मामला है। अब देखिए ना, इंडिया गठबंधन के तमाम लोग हम बैठेंगे, जिन सवालों को लेकर हम एकजुट हुए हैं उन सवालों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और 2024 के चुनाव में हम धूल चटाने वाले हैं। हम जन सरोकार के सवाल पर एक हुए हैं। दवाई, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई, बेरोजगारी, महंगाई, बार बार बोल रही थी ना भाजपा की नेत्री कि भाई जाति सर्वे से नुकसान हो गया। नहीं, जाति सर्वे
नुकसान नहीं, भारी नुकसान होने आपकी होने बच्चों वाला को है नुकसान भारतीय होगा। जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा आरक्षण का, जो जिस तरीके से ये विरोध करते हैं, जाति हमने सर्वेक्षण क्यों का जो विरोध किया? विरोध करते हैं। कम से कम नहीं, तथ्य और विरोध सत्य तो बिल्कुल बोलिए, अभी बिल्कुल झूठ मत बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल इस चैनल पे बिल्कुल हमने कब आरक्षण का बिल्कुल विरोध नहीं किया? नहीं नहीं इतना मत बौखलाइए। आप सुन लीजिए। इतना मत बौखलाइए, आप आपने बहुत सीनियर हैं। हर ठीक है, हर चुनाव हर में हर कास्ट हर सर्वे को लेकर जी नहीं नहीं जब हर बिहार के हर चुनाव होंगे अरुण जी, अनामिका जी, उसके बाद ये पता चलेगा कि कास्ट सर्वे को लेकर जनता की क्या राय है, हर किसे भुगतना पड़ेगा, ये तो हर चुनाव के हर परिणाम तय करेंगे। हर मोर्चे पे दीपक जी, कास्ट दीपक सर्वे जी कराने दीपक की जी नियत भुगतनी दीपक पड़ी जी है। दीपक जी कास्ट सर्वे कराने की जो नियत थी, उसके दीपक जी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कास्ट सर्वे के बाद जिस तरीके से यहाँ की महागठबंधन सरकार ने, नीतीश जी और तेजस्वी जी ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया है, आरक्षण का दायरा ही नहीं बढ़ाया है, वो बल्कि तो जनता तय करती गरीबों है के ना, लिए, वो हर जनता तय वर्ग करेगी। के चुनाव गरीबों आने के दीजिए ना लिए, अरुण जी, चाहे स्वर्ण चुनाव समाज का आने हो, दीजिए, वो दलित जनता हो, तय पिछड़ा करेगी हो, कि कास्ट पिछड़ा हो, सर्वे कराना उनके सही लिए जन सरोकार, क्या उनके राय लिए होगी, जन वो चुनाव के फैसले कल्याणकारी बताते हैं। नीति भी वोट बनाई से है। जनता इस पर फैसला करती है। अरुण जी, जी, अब जाहिर सी बात है, देखना ये होगा कि फिलहाल 6 दिसंबर को क्या होता है और उसके बाद आगे इंडिया गठबंधन की स्थिति और कैसी रणनीति होती है, जब आप दावा कर रहे हैं कि 2024 में सब कुछ बदल जाएगा। चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया। ज्ञान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।